कॉल आया कि आप आए, अपने जो भी आपके जेन्युइन प्रॉब्लम्स है आप आए हमसे मुलाकात करें। तो मैं मेरे चेयरमैन और हम लोग सब साथ वहाँ पे गए और इनको हमने ब्रीफ किया। तो उन्होंने कहा जो भी प्रॉब्लम आपके हैं इंशाल्लाह ताला हम एक साथ इसको एडॉक बेस पे करेंगे, जो आपके अप्रूवल्स वगैरह रुके हुए हैं इंशाल्लाह ताला हम। और उन्होंने उसी वक्त डीजी साहब को बुला के इंस्ट्रक्शन दी और इन्होंने हमको कहा कि हम ये सारे काम इंशाल्लाह ताला आपके साथ करेंगे और जो काम हो सकता है हम आपके आबाद के लिए करेंगे। तो मैं इनका इस चीज़ के लिए बहुत मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अपने कामान तसूरी साहब से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको इस मनसब पे, इस अहदे पे रखा और आपने जो हमारी गुजारिश दी और आप यहाँ पे आए और आपने हमारे जो काम रुके हुए हैं उसमें इंटरेस्ट लिया, उसके लिए मैं सबसे पहले अगेन आपको शुक्रिया अदा करूँगा। इसके बाद मैं एक चीज़ कहूँगा कि सर पिछली गवर्नमेंट के दौर में हमने एक समरी मूव की थी गवर्नर साहब के पास। वो समरी हमने रेगुलेशन के लिए मूव की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो समरी साइन नहीं हुई। वो समरी अगर साइन हो जाती तो जो नस्ला टावर का प्रॉब्लम हुआ, आज जो लोगों का वहाँ पे जितने ख़ानदान थे, जो लीगल ख़ानदान एक डेवलपर ने डेवलप किए थे और जो लीगल बिल्डिंग बनी थी, सारी अप्रूवल एनओसी फीस भरने के बाद वो बिल्डिंग टूटी, जिसके लिए आबाद ने भी काफ़ी तगोदौड़ की और काफ़ी हमने कोशिश की कि हम ये समरी रेगुलाइज करवा के इस बिल्डिंग को रुकवाए। पर पिछले गवर्नर साहब की आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ लीगल एज होंगी, उसकी वजह से वो हो नहीं सकी। लेकिन उसी तरह की समरी पंजाब के अंदर लीगलाइज हो गई और वही समरी पंजाब के अंदर लीगलाइज के लिए वहाँ पे पास हो गई। लेकिन सिंध के साथ ये चीज़ नहीं हुई, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी लीगल बिल्डिंग, लीगल काम किया हुआ, सारी एनओसी दी हुई वो बिल्डिंग टूटी। जिसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि सर अगर ये आप देख लें, अगर इसके अंदर कोई भी अगर जेन्युइन एनोमलिटीज है तो उनको दूर करेंगे और उसको रेगुलेशन के लिए अप्रूव करेंगे तो इससे गवर्नमेंट के एक्सचेकर में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इससे काफ़ी जो जेन्युइन इमारत है और जेन्युइन चीज़ें हैं वो रेगुलाइज हो जाएंगी। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इस इंडस्ट्री को। दूसरा सर मैं आपसे ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-9 महीने के अंदर जो मेरे फॉर्मर चेयरमैन थे मोहसिन शेखानी साहब जो हमारे पैटर्न चीफ है, उसके बाद हमारे हनीफ मेमन साहब, इनकी मेहनतों से, हमारे फॉर्मर चेयरमैन की मेहनतों से जो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस हुआ, जो 2 महीने के अंदर 1 विंडो प्रोसेस हुआ, इससे हमको बड़ा फ़ायदा हुआ। हमारे पेंडिंग केसेस थे तकरीबन, जो SPCA के जो स्टाफ है, SPCA के नए DG आने के बाद मैं इनके नाम भी लूँगा। जैसे अभी यहाँ बैठे हुए अली गुफरान साहब बैठे हुए हैं, शहजाद भाई बैठे हुए, DG साहब है नहीं, वो अपनी मसरूफियत की वजह से उनको थोड़ा प्रमोशन में जाना पड़ा अर्जेंट रात को, तो वो नहीं आए। तो मैं कहूँगा इन्होंने 120 नक्शे पास किए फरवरी से लेकर टिल टुडे तक और 6000 नक्शे इन्होंने बेंगलोर के पास किए। इनकी इस एक पॉजिटिव एटीट्यूड से इस गवर्नमेंट को, इस SPCA को ये फ़ायदा हुआ कि आज से 8 महीने पहले इनको अपने तनख्वाह देने के इनके पास पैसे नहीं थे और आज ये पोजीशन है कि इनके पास 2.5 बिलियन, 2.5 अरब रुपए तनख्वाह देने के बाद, बेनिफिट देने के पास आज इनके पास पड़े हुए हैं कि जो कि ये यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे हमारे आबाद के मेंबर्स ने ही कंट्रीब्यूट किए हैं कि बोला इस शहर में माशाल्लाह 120 प्रोजेक्ट और आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मैं इनको मुबारकबाद दूंगा SPCA वालों को। और मैं इनसे ये कहूँगा कि जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, प्रोसेस वगैरह थोड़े से कम कर दें आप, और जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब ठीक है, आप 7-8 है उसको 2-4 करके थोड़ा सा करके हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं, तकरीबन पेंडिंग केसेस भी हमारे काफ़ी है, उसके कागजात हम पूरे करेंगे और इसको 1 विंडो ऑपरेशन के थ्रू आप निकाल दें तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब इधर आप नोट कीजिएगा। इसके बाद सर सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है इलीगल कंस्ट्रक्शन का। देखिए सर ये आबाद है, आबाद के हमारे पास 1400 मेंबर्स हैं। ये 1400 मेंबर्स हैं सर, ये लीगल काम करते हैं। सबसे पहले जब इनको आबाद में मेंबरशिप लेनी होती है तो डेफिनेटली अवर रिक्वायरमेंट ऑफ NTN लेने के बाद हम इनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 400 यार्ड्स का कमर्शियल प्लॉट्स इनके पास होगा, देन दे आर एलिजिबल टू गेट द मेंबरशिप ऑफ आबाद फॉर लीगल वर्क। इसके बाद अगर ये सब प्रोसेस पूरे करने के बाद फिर हम उसकी इंडिपेंडेंटली हमारी जो कमेटी है, मेंबरशिप कमेटी, वो उसकी एलिजिबिलिटी देखेगी। एलिजिबिलिटी देखने के बाद फिर इसको मेंबरशिप देगी। देखिए आबाद का जो मेंबर है ना, इसके लिए मैंडेटरी है, अगर ये लीगल काम करना चाहता है, लीगल कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो उसको आबाद की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इफ़ यू गेट द मेंबरशिप ऑफ आबाद तो फिर इसको बिल्डर लाइसेंस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मिलेगा। इसके बगैर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसको लाइसेंस नहीं देगी, और अगर लाइसेंस नहीं देगी तो ये लीगल कंस्ट्रक्शन, ये हाई राइज बिल्डिंग नहीं बना सकते। और मैं आपको कहूँ कि इस शहर में फ्लड्स ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जो डिफरेंस है लीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन में, तो ये ओनली एसोसिएशन है बिल्डर्स की जो रिप्रेजेंट करती है
पूरे पाकिस्तान में लीगल कंस्ट्रक्शन को। तो व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड लीगल? देखिए, हम इलीगल के साथ नहीं हैं। जहां बेंगलोर में पोर्शन बनते हैं, जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, वहां पे सारी मराद, वहां पे कनेक्शन, वहां पे हर चीज़ मिल जाती है। ना उन्हें कोई एनओसी लेनी है, ना उन्हें कोई चीज़ लेनी है। बट हमको एनओसीज लेनी है, 17 एनओसीज लेनी है, हमको हर चीज़ कंप्लायंस करनी है। हर चीज़ कंप्लायंस के बाद हम इसको जो भी कंपाउंडेबल वायलेशन होती है उसको करने के बाद, कंप्लीशन लेने के बाद हम इस चीज़ सबलीज कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हम ये टोटली जितना भी काम कर रहे हैं, ऑल द फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद मैं समझता हूँ एसपीसीए की एक भी अगर इसमें रह जाती है तो वो हम लोग को ना टीपीएनओसी देते हैं, ना अप्रूवल देते हैं, ना सेल एनओसी देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सर एसपीसीए को खास तौर से कि सर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। हम भी थोड़ा सोच रहे हैं कि सर इंशाल्लाह इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए हम आबाद भी एक सीपी मूव करने के मूड में कि जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है रजिस्ट्रार के थ्रू कि हम इनको रोकें, कि आप इनकी लीज सब लीज को रोकें। हम भी आबाद भी चाह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मूव करें। दूसरा सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम गवर्नर साहब कब्जा माफिया का है। मैं आपको बताऊं, हमारे आबाद के मेंबर्स जो पिछले 50 साल से इस मुल्क में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क आज से 50 साल पहले इसकी आबादी एक छोटी सी आबादी थी। आज इसकी आबादी ऑलमोस्ट तकरीबन 3-3.25 करोड़ की आबादी है। पहले इसकी आबादी 25 साल की थी। तो ये 50 साल के आबाद के मेंबर्स हाउसिंग स्कीम्स दे रहे हैं, बिल्डिंग्स दे रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 70 एलाइड इंडस्ट्रीज चलाती हैं, वो डिफरेंट एंगल से अपने टैक्सेस भरते हैं, सेल टैक्स भरते हैं, रिटर्न भरते हैं। तो इसके बाद ये कंज्यूम करती है। यहाँ तक कि इसके बाद जो ये आबाद के मेंबर्स काम करते हैं, दे आर द विट होल्डिंग एजेंट। तो उन कंपनीज का भी हम टैक्स रोक के गवर्नमेंट के एक्सचेकर में करते हैं। इसके बाद सर अगर हमने आज 10-10, 20-20 साल से एक ज़मीनें ली हुई है, उस ज़मीनों पर इस वक्त सिस्टम से सर कब्जा होता है। रात को सिस्टम आता है, बोलता है आपकी ये ज़मीन नहीं है। कुछ लोग लेके आते हैं सर और कब्जे कर लेते हैं, बोलते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स आर नॉट लीगल। तो मुझे आप बताएं सर हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो मैं हमारे आपके तवज्जो से सर ये कहता हूँ कि सर ये कब्जा माफिया ये सिस्टम काफ़ी मुतरक है सारे इलाकों में सर। और ये जिस तरीके से हमारे पास इस वक्त मेरे पास 10 एप्लीकेशन आई हैं और 10 एप्लीकेशन का मैंने लेटर आपको भी लिखा है और चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखा है, जिसका मुझे जवाब आया, रिस्पांस आया। तो सर इस पर ज़रा सा हमारे मेंबर्स बड़े परेशान हैं, क्योंकि देखिए सर कोई चीज़ एनोमलिटीज़ है, कोई चीज़ है तो उसको हम चाहते हैं कि और तरीके से दूर हो जाए। और स्टेट होती है, अगर स्टेट सर इसको करेगी तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे ये जो कब्जे हो रहे हैं सब चीज़ रुक जाएगी। इसके बाद सर चौथा पॉइंट है मेरा बहरिया टाउन। सर बहरिया टाउन और कराची सिटी दोनों एक ही जगह पे है सर। बहरिया टाउन में बिल्डिंग्स बन रही है, उनका रेशो अलग है, उनकी अप्रूवल अलग है, वो भी अंडर एसबीसी आती है। तो हम ये कहेंगे कि सर देखिए बहरिया टाउन में जितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है उसको रेगुलराइज कराएं, उसको लीगल कराएं, उसके जो चार्जेस दे दें। और आगे भी सर बहरिया टाउन के और हमारे जो रूल्स हैं, जो हमारे पास जो रेशोज हैं, दोनों के रेशो सेम होने चाहिए, क्योंकि हम सेम सिटी में रहते हैं। हमारे को यहाँ पे अप्रूवल के लिए 1000 गज के प्लॉट में ऑलमोस्ट 3 से 4 करोड़ रुपए भरने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ बहरिया टाउन में तो बहरिया टाउन अथॉरिटी खुद है और जिस तरह चाहे वो परमिशन देती है। तो मैं कहता हूँ जो भी इसके चार्जेस वगैरह लेके आप इसके लिए लेके ये रेगुलराइज वहाँ पे हो जाए। 5वां पॉइंट सर मेरा ये है सर इंक्रीज ऑफ बिजनेस, इंक्रीज ऑफ कॉस्ट और कार्टेलाइजेशन। सर हम एक बिजनेस करते हैं सर, एक प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट द डे फर्स्ट से 3 या 4 साल या 5 साल का प्रोजेक्ट होता है। जब हम एसपीसीए जाते हैं तो ये हमसे पूछते हैं आप ये प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट करेंगे, 3 साल में करेंगे, 4 साल में करेंगे। तो सर हमारे मेंबर इसी तरीके से इन्फ्लेशन को, प्राइस एस्केलेशन को, हर चीज़ को सर कैलकुलेट करने के बाद अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ बेचते हैं कि हम 4 साल में आपको कब्जा देंगे। सर इसके बाद हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कार्टेलाइजेशन। दुनिया में सर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाती है। जब दुनिया में रॉ मटेरियल की प्राइसेस घटती हैं तो यहाँ पे कार्टेलाइजेशन कोई प्राइसेस नहीं बढ़ाती। इस वक्त आपके सामने जो आयरन और स्टील की प्राइस है जो इस वक्त रॉकेट हाइट पे है। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री जिस पे कोयला तकरीबन $400 से $200 पे आ गया, लेकिन कोई डिक्रीज नहीं हुआ। डिक्रीज होने के बजाय सामने इंक्रीज हुआ। तो सर ये कार्टेलाइजेशन के लिए भी सर ज़रा आप इसको काम करेंगे तो ये हमारे लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा और बेहतर होगा। सर सबसे एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम एसबीसीए जाते हैं, हम एसबीसीए में जाके जब हमारे नक्शे सबमिट करते हैं, 1000 गज का हमने नक्शा सबमिट किया कि हम चाहते हैं कि हम 15 मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं।
जब हम ये नक्शा सबमिट करते हैं तो सबसे पहले हमसे स्कूटरी फीस लेते हैं कि आप इसकी स्कूटरी करते हैं। स्कूटरी के बाद ये हमसे लेते हैं 50 रुपीज़ बेटरमेंट चार्जेस टू बेटर द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब हुआ कि सर इस विसिनिटी में मेरे पास एक 80 गज का प्लॉट है, एक 100 गज के फ्रंट का प्लॉट है, तो मुझसे तकरीबन 50 लाख 1 करोड़ रुपए वो इनिशियली ले लेते। 1 करोड़ रुपए का मतलब हुआ कि सर 5 लाख रुपए स्क्वायर रनिंग फुट से वो मुझसे लेते हैं कि इसके आगे हम गटर लाइन डालेंगे या इसके आगे हम ये काम करेंगे, बेटरमेंट करेंगे। लेकिन सर वो काम नहीं होता है। सर हमारे लिए मैंडेटरी है कि हमको ये फीस भरनी है। इसी मद में हम करोड़ों रुपए भरते हैं एसपीसीए को, और इसी मद में हम करोड़ों रुपए भरते हैं केएमसी को, लेकिन इसका कुछ भी नहीं होता। और हमारे को आखिर में क्या मिलता है कि आपने ये 15 मंजिल की बिल्डिंग बना दी अप्रूवल होने के बाद, और यहाँ पे हमको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी है। तो सर मैं ये कहूँगा कि इसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि या तो सर इनको कोई एक्स्ट्रो अकाउंट के अंदर करना चाहिए, आबाद के साथ मिलकर ये अमाउंट एक्स्ट्रो अकाउंट के अंदर करनी चाहिए, एक्स्ट्रो अकाउंट के अंदर करनी चाहिए कि जिस पर्टिकुलर प्लॉट या जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये अमाउंट हम जमा करवा रहे हैं उसी के ऊपर सर ये डिस्बर्समेंट हो जाए विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। तो सर ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, और इसके लिए भी सर हम आपके साथ बैठ के काम करेंगे और कर सकते हैं सर। इसके बाद सर कच्ची आबादी। सर इस कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कच्ची आबादी। 52% कच्ची आबादी यहाँ पे है। कच्ची आबादी की वजह से सर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन बहुत ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब है। आते हैं स्नैचिंग करते हैं और चले जाते हैं। तो सर मैं समझता हूँ अगर उस कच्ची आबादी के ऊपर अगर ये गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे देती है और अगर उसको खाली करा के लोग इसको ऑक्शन करती है तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में बहुत बड़ी अमाउंट, एक तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में बहुत बड़ी अमाउंट आएगी, और वहाँ पे जो 1000 गज का 2000 5000 10,000 का प्लॉट है उसमें बहुत सारी फैमिलीज को अकोमोडेशन मिल जाएगी और ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। क्योंकि आप समझते हैं कच्ची आबादी को दूर करने से दुनिया में सर इसी तरीके से कच्ची आबादी को दूर करके ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, एक मतलब इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो अगर उनको रिहाइश मिलेगी, काम मिलेगा तो बेहतरीन होगा। सर मैं आपको बताऊँ जो ये आबाद के मेंबर्स हैं सर, ये जो काम करते हैं ये वो इदारा है सर, ये वो इदारा है कि जो काम करता है। सबसे पहले हजरत साहब भी बैठे हुए, हजरत साहब माशाल्लाह रोज़ के लाख आदमियों को खाना खिलाते हैं, लाख आदमियों को खाना खिलाते हैं, तो उनको कोई काम नहीं करना है सर, वो चले जाते हैं। हमको पता है कि सैलानी वेलफेयर जो इतनी बड़ी चैरिटी कलेक्ट करती है और वो कर देती है, लेकिन ये जो हमारे आबाद के मेंबर्स की मैं बात करता हूँ, मैं जितना भी इनको खराज तहसीन पेश करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वो काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें इनकी रिस्पेक्ट है, जिसमें इनकी इनकम है, और वो दुआ भी देते हैं पढ़ते। तो मल्टीपल टैक्सेस इस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट के बेनिफिट होता है। तो मैं कहूँगा सर दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट ये वो इंडस्ट्री है, इतनी अहम इंडस्ट्री है कि जिससे पूरे मुल्क की सनत का पहिया चल सकता है। तो मैं कहता हूँ अगर इस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने तवज्जो दी तो मैं कहता हूँ आज ये 1/3 ऑफ द जीडीपी एग्रीकल्चर के बाद इस मुल्क में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारे जितने मेंबर्स हैं ये इतने एलिजिबल हैं और इतना इनको काम करने का शौक है कि ये इससे भी कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे पास 12 लाख मकान शॉर्ट है और लोगों की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने तवज्जो दी, मैं मीडिया के तवज्जो से भी ये कहूँगा इंशाल्लाह ताला इसके अंदर अगर हमको बेनिफिट नहीं चाहिए, हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, हमको बेनिफिट नहीं चाहिए, हमको कार्टेलाइजेशन को रोकना है, हमको इजीली बिजनेस करने दें, हमारे नॉर्म्स हमारा सिस्टम इजी कर दे कि हम बिजनेस कर सकें, ना कि हम बिजनेस करें या गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी करती रहेगा, ना हमारे अंदर हिचीज हो। सर मैं आपको कहूँगा जैसे अभी आपको मैंने कहा कि सर देखिए रेशो है, 5 का रेशो मिलता है हमको एसपीसीए के अंदर, 5.5 का रेशो मिलता है। सर इस रेशो के अंदर हम बैठ के कर सकते हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं सर, आप दुबई चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, यूरोप चले जाएं, सब जगह पे सर 200 फीट मेन रोड पे, 100 फीट मेन रोड पे हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं जिससे पूरा शहर की ब्यूटिफिकेशन होती है। दुनिया की सर किसी भी आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी में चले जाएं कि मेन रोड के ऊपर आपको हाई राइज बिल्डिंग मिलेंगी जिससे शहर की खूबसूरती होती है और इसके पीछे पूरी आपको रेजिडेंशियल आबादी मिलेगी। ये ऐसा नहीं है हमारे यहाँ सर, आपको बताऊँ बस आप मतलब ये पोजीशन है कि 2002 में सिटी गवर्नमेंट ने सर 26 रोड डिक्लेयर किए फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कराची बिकॉज दे हैव टू रेज द फंड्स फॉर द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कराची। 2002 के बाद हमारे बिल्डरों ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ प्लॉट लिए कि जो लेजिस्लेशन के थ्रू कमर्शियल हुए थे, उसका एक प्रोसेस था, एक लेंथी प्रोसेस करने के बाद वो प्लॉट कमर्शियल होता है। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज फ्रॉम द सिटी गवर्नमेंट till end and you have to pay almost 30 to 40 million on 1000 rupees 1000 yards plot for the city government। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले
4 साल पहले इस पर बैन लगा दिया कि आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बैन लगाने के बाद ग्राउंड+2 पहले खुला सुप्रीम कोर्ट ने, फिर ग्राउंड+6 खुला, फिर थोड़ा पानी का प्रॉब्लम हुआ। तो देखिए सर, हम तो लेजिस्लेशन के थ्रू काम करते हैं। किसी भी मुल्क में आप जाएंगे, किसी भी जगह आप काम करेंगे, किसी भी शहर में आप जाएंगे, तो एक बिजनेसमैन का काम होता है कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वी आर फॉलोइंग द रूल कि दिस इज द रूल, यू हैव टू परचेज द प्लॉट, यू हैव टू कन्वर्ट द प्लॉट, यू हैव टू पे द फीस, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसके बाद आप एक चीज इसको एग्जीक्यूट करने जा सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर एक पार्लियामेंट में पास हुआ है कि हम इसको कमर्शलाइज करेंगे और वो कमर्शलाइज नहीं हुए, तो सर मैं इसमें इतनी आपसे कहूँगा कि सर चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के, अटॉर्नी जनरल के साथ बैठ के सर हम ये कर सकते हैं कि जैसे अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को आ रही है, तो हम इस केस को इंशाल्लाह परस्यू करेंगे। 4 साल से रुका हुआ था, तो इस केस को हम इंशाल्लाह परस्यू करेंगे और सर इसके लिए भी हमको अटॉर्नी जनरल से इंशाल्लाह जवाब देंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये भी हमको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और इससे क्या होगा सर, मतलब आप अगर 200, 300, 400 प्लॉट और आ जाएंगे तो सर इससे गवर्नमेंट के एक्सचेकर में बहुत फ़ायदा होगा, लोगों को रिहाइश मिलेगी, जो लोगों ने काम करने के लिए लिया है जॉब प्रोवाइडिंग होगी, तो ये सब चीज़ें होंगी। सर आखिर में मैं ये कहूँगा सर कि सैलानी वेलफेयर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, बड़ा कारो खैर का काम करते हैं। रोज़ के लाखों लोगों को माशाल्लाह ये खाना भी खिलाते हैं, प्रोवाइड भी करते हैं। IT का भी इन्होंने खोला हुआ है, मस्जिदें भी बनाते हैं, मदरसे भी बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भी हमारे पास आए, गवर्नर साहब आप भी आए। और मैं सारे मेंबर्स की तरफ से तहे दिल से, जितने मेरे सारे गेस्ट आए हुए, ऑनरेबल गेस्ट आए हुए हैं आप समेत, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में बहुत शुक्रिया, थैंक यू।